नमस्कार साथियों। तो वो हम लोग सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे थे। तो हम लोग उसमें कहानी क्या है और कहानी के तत्व क्या हैं इसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। तो इसमें हम जानेंगे कि हिंदी कहानी का कैसे उद्भव हुआ, कैसे प्रादुर्भाव हुआ और वह धीरे धीरे उसका कैसे विकास हुआ कि आज जो कहानियाँ लिखी जा रही हैं वो किस प्रकार से उनका विकास होता चला आया। तो इस बारे में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो कहानी विश्व साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा है जो दुनिया के हर समाज में आरंभिक काल से ही किसी न किसी रूप में विद्यमान है। तो देखिए, जो कहानी है वो पहले जो कहानियाँ लिखी जाती थी और आज की कहानियाँ जो लिखी जाती है उनमें बहुत अंतर है। जो हमारे प्राचीन काल में जैसे ऋग्वेद, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, पुराण आदि में जो हमें दिखाई देती हैं वो कथाएं हैं। कथा और कहानी के मध्य बहुत बारीक अंतर है। इसमें ये होता है कि कहानी जो होती है वो यथार्थवादी दृष्टिकोण से लिखी जाती है और जो कथाएं होती हैं उनमें मुख्यतः आदर्शवादी दृष्टिकोण पाया जाता है। तो यह मुख्य अंतर होता है कहानी और कथा के मध्य। तो ये जो हमारे समाज में बहुत पहले से चली आ रही हैं वो सारी कथाएं हैं, जैसे जातक कथाएं, पंचतंत्र की कथाएं, हितोपदेश तथा कथा सरित सागर जैसी रचनाएं प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ती हैं। हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भारत की प्राचीन कथाओं से न होकर अंग्रेजी साहित्य की शॉर्ट स्टोरी से माना जाना चाहिए। देखिए, अ, हम लोगों में क्या है, पहले कथाएं लिखी जाती थी और बहुत आदिकाल से लिखी जाती थी। लेकिन जो कहानी का उद्भव माना जाता है वह जो पश्चिम में एक मूवमेंट चला, एक लेखक थे एडगर एलन पो। उनकी जो कहानियां थी उनके आधार पर एक आंदोलन चला जिसे शॉर्ट स्टोरी मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो उससे प्रभावित होकर हमारे हिंदी साहित्य में कहानियां लिखी जाने लगी। तो में क्या हुआ कि पश्चिम में कहानी एक लोकप्रिय साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित हो चुकी थी। 19वीं सदी के अंतिम दशक व 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में बांग्ला और मराठी में कहानी लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्यकारों ने इन्हीं से प्रेरणा ग्रहण कर हिंदी में कहानी लेखन प्रारंभ कर दिया। तो क्या हुआ, पश्चिम से कहानियां जो लिखी गई वहां से कहानियां बांग्ला आई, फिर बांग्ला से धीरे धीरे हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में आने लगी और हिंदी कहानी लेखन प्रारंभ हो गया। तो पहले हम देख लेते हैं हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। इतनी सारी कहानियां लिखी गई, इनमें पहली सी कहानी कौन सी है जो सबसे पहले और सबसे उचित कहानी है कि जैसे कहानी को भी देखा जाए तो कहानी में कुछ आदर्शवादी कहानियां होती हैं। कहानी के तत्व प्रमुख होने चाहिए, मतलब जितने तत्वों की आवश्यकता होती है जितने तत्व होने चाहिए। कहानी यथार्थवादी होनी चाहिए, दृष्टिकोण से होनी चाहिए, उसी को हम लोग कहानी मानेंगे। तो पहली कहानी के ऊपर काफी विवाद रहा है कि कौन सी कहानी पहली मानी जाए। इस साहित्य में हम लोगों को जब साक्ष्य मिलते हैं, कोई ना कोई साक्ष्य मिलता है तभी हम मानते हैं कि यह कहानी है, या मतलब जिसे कहानी हम लोग ढूंढ रहे हैं कि पहली कहानी कौन सी है, तो उसके प्रति जब साक्ष्य मिलेंगे तभी हम जान पाएंगे। तो हम ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि इसकी पहली कहानी यही है। क्या पता कल कोई खोज हो, कुछ नया मिले, तो फिर हम उसको पहली कहानी मान लेंगे अगर वो जो मापदंड है कहानी के उस पर खरी उतरती है। तो हिंदी की पहली कहानी, इस पर काफी विवाद है। यदि कालक्रम की दृष्टि से निर्धारित किया जाए तो सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा 1803 या 1808 ईस्वी में रचित रानी केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी है। देखिए, यहाँ पे दो समय है, 1803 या 1808। देखिए, साहित्य में कुछ भी निश्चित नहीं है। ठीक है, इसमें आपको जैसे कोई लेखक है तो कोई 1803 मान रहा है, कोई लेखक है 1808 मान रहा है, तो आप दोनों लिख सकते हैं। 1803 ज्यादा बेहतर रहेगा। रचित केतकी की कहानी हिंदी की पहली कहानी है, किंतु यदि कहानी के तत्व की खोज करें तो इसे पढ़कर निराशा ही आ सकती है, क्योंकि यह जो कहानी है इसमें कहानी के तत्व जितने चाहिए उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसे कहानी हम लोग नहीं मान सकते। फिर दूसरा दावा है अमेरिकी पादरी रेवरेंड जे न्यूटन द्वारा 1871 में रचित एक कहानी एक जमींदार का दृष्टांत। ठीक है, उन्होंने एक कहानी लिखी, पर यह भी कहानी आंतरिक संरचना की दृष्टि से कमजोर है, क्योंकि इसमें जो है, चूंकि ये पादरी थे तो इन्होंने धर्म प्रचारक का दृष्टिकोण ज्यादा रखा अपनी कहानी में और यथार्थवादी दृष्टिकोण कम, इसलिए इसे भी कहानी नहीं मानेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत में दो और प्रसिद्ध कहानियां लिखी गई। पहली है
राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा रचित राजा भोज का सपना और दूसरी है भारतेन हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इन दोनों रचनाओं में भी किस्सा गोई का तत्व ज्यादा है, कहानी का कम। किस्सा गोई का अर्थ कि जैसे किस्साएं सुनाई जाती थी कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ठीक है? उसके बाद अंत में सीख दी जाती थी, तो ऐसे ये सब किस्सा गोई होती थी। और कहानी में यथार्थवादी दृष्टिकोण होता है, ठीक? तो ये इसमें किस्सा गोई का तत्व ज्यादा था। 19वीं शताब्दी के अंत में दो हाँ, तो ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा 1900 ईस्वी में रचित कहानी इंदुमती का स्थान है, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यदि इंदुमती किसी जो इंदुमती थी, इसको पहली कहानी मान लिया जाना चाहिए, किंतु जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, ठीक है, उन्होंने कहा था कि यदि इंदुमती किसी बांग्ला कहानी की छाया नहीं है, तो हिंदी की यह पहली मौलिक कहानी ठहरती है। तो उनके कहने का आशय यह था कि जो शेक्सपियर थे, उनकी एक कहानी थी द टेम्पेस्ट, तो उससे प्रभावित होकर एक बांग्ला रचना लिखी गई, उसके अनुकरण में इन्होंने अपनी कहानी इंदुमती लिखी, ठीक है? इसलिए इसे हिंदी की मौलिक कहानी नहीं माना जाता है। 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र नामक एक गुमनाम पत्रिका में माधवराव कपरे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी प्रकाशित हुई। यह एक विधवा नारी और एक जमींदार की स्वार्थ लिप्सा के द्वंद्व की कहानी है। इसमें अंततः जमींदार का पश्चाताप होता है और वस्तुतः कहानी के तत्वों की दृष्टि से यह पहली कहानी है जिसे कहानी कहने में कोई समस्या नहीं दिखती, अर्थात यह कहानी के जो मापदंड है उस पे खरी उतरती है। इसलिए हम लोग 1901 ईस्वी में जो कहानी लिखी गई माधवराव सप्रे द्वारा एक टोकरी भर मिट्टी, उसको अ, हिंदी कहानी में पहली कहानी मानेंगे। तो ये तो हो गया आपका। अब हिंदी कहानी की विकास यात्रा देखेंगे। तो हम लोग हिंदी कहानी की विकास यात्रा को जानने से पहले प्रश्न देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न इस पे पूछे जाते हैं। तो आपका प्रश्न हो सकता है, हिंदी कहानी के उद्भव और विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी के विकास पर प्रकाश डालिए और हिंदी कहानी के उद्भव काल से नई कहानी तक के स्वरूप, विकास और प्रवृत्तियों को रेखांकित कीजिए। ये जो है, ये मुख्यतः 3 प्रश्न बन सकते हैं इस टॉपिक से। तो आइए देखते हैं हिंदी कहानी की विकास यात्रा। तो इसमें होता क्या है कि हिंदी जो जैसे हिंदी का उद्भव हो गया, तो उसको फिर कुछ काल खंडों में विभाजित कर कर उसकी विकास की यात्रा को हम लोग देखते हैं। तो इसमें है, हिंदी कहानी की संपूर्ण विकास यात्रा को 5 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्रेमचंद पूर्व युग, जो कि 1900 से 1915 ईस्वी में माना जाता है और इसमें लगभग चलता है कि 1900 से 1915 लगभग माना जाता है। प्रेमचंद प्रसाद युग 1915 से 1936 ईस्वी तक चलता है। उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 1955 ईस्वी। नई कहानी 1955 से 1960 और नई कहानी के परवर्ती आंदोलन, इसे साठोत्तर कहानी भी कहते हैं, 1960 से अभी तक। 1960 के बाद की कहानी या साठोत्तर कहानी। तो है क्या, देखिए हिंदी कहानी में जो जितना महत्व प्रेमचंद जी का है, उतना और किसी का नहीं है। प्रेमचंद जी ने लगभग 300 कहानियां लिखी थी। तो इसलिए प्रेमचंद जी के आधार पर ही हिंदी कहानी की जो पूरी विकास यात्रा है उसको विभाजित किया गया है। तो इसलिए प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद प्रसाद युग, उत्तर प्रेमचंद युग, ठीक है। पहला देख लेते हैं प्रेमचंद पूर्व युग। तो हिंदी कहानी का पहला चरण 1900 से 1955 ईस्वी तक विस्तृत है। इस समय कहानी परंपरा जन्म ले रही थी, इसलिए उसमें पश्चिम कहानी परंपरा के तत्व के साथ साथ भारतीय कथा परंपरा में निहित आदर्शवाद व नैतिकतावाद की झलक साफ दिखाई देती है। हिंदी कहानी की शुरुआत 20वीं शताब्दी से ही माननी होगी। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही एक तरह से हिंदी कहानी का जन्म होता है। तो क्या था कि जो उस समय की कहानियां लिखी जा रही थी, चूंकि कहानी का उद्भव भी हुआ था, तो इसलिए जो पश्चिम कहानी परंपरा है उसके अनुसार कहानियां नहीं लिखी गई शुरुआत में। पहले हमारे यहाँ आदर्शवाद और नैतिकतावाद की के ऊपर कहानियां लिखी गई कि जैसे कहानी कोई हुई, ठीक, तो उसमें आखिर में आदर्शवाद होता था, नैतिकतावाद, नीतिपरक कहानियां होती थी। तो उसकी झलक साफ दिखाई देती है हमारी शुरुआती कहानियों में। तो 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ ही एक तरह से हिंदी कहानी का जन्म होता है। इस युग की उल्लेखनीय कहानी है इंदुमती, जो कि 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई, किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है। गुलबहार भी किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित है, जो कि 1902 ईस्वी में लिखी गई। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी में मास्टर भगवान दास द्वारा लिखी गई।
11 वर्ष का समय 1930 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया और पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी द्वारा 1903 ईस्वी में लिखी गई। दुलाई वाली 1907 ईस्वी में बंग महिला द्वारा रचित है। कानों में कंगना 1913 ईस्वी में राजा राधिका रमण सिंह द्वारा रचित है। अच्छा बंधन 1913 ईस्वी में विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा रचित है और उसने कहा था 1915 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है। तो ये सभी कहानियां इस प्रेमचंद पूर्ण युग की हैं। उसने कहा था आधुनिक कहानी का प्रारंभ यहीं से होता है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहानी लिखी थी उसने कहा था, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मोटा मोटी आधुनिक कहानी का प्रारंभ यहीं से होता है। उसने कहा था हिंदी कहानी की एक महान उपलब्धि है जिसमें त्याग और बलिदान की भारतीय परंपरा और आधुनिक कथा शिल्प की विदेशी उपलब्धियों का ऐसा कुशल संयोजन है कि वह अनायास ही हिंदी कहानी का एक समृद्ध धरातल दे देती है। साहित्य इतिहासकार और आलोचक राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है, ये जो कथन होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, आप किसी भी प्रश्न में कथन दे देंगे तो वह प्रश्न प्रामाणिक हो जाता है। तो इसीलिए आप लोग कथन याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार अंग्रेजी लेखिका एमिली ब्रांटे अपने एक उपन्यास ब्रूटिंग हाइट्स के लिए अमर हैं, उसी प्रकार चंद्र शर्मा गुलेरी अपनी एक कहानी के लिए। हिंदी कहानी की जो परिपक्वता का महत्वपूर्ण साक्ष्य है उसने कहा था, ठीक है। तो उसने कहा था जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानी है इस युग की। अब इस युग की प्रवृत्तियों पर नजर डाल लेते हैं। तो इसमें जो है इस युग में किस प्रकार की कहानियां लिखी गई उसके बारे में बात करेंगे। वातावरण, घटना, कथानक, चरित्र, संवेदन सभी दृष्टियों से प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी अपनी प्रवृत्तियों में आदर्शात्मकता के साथ साथ उपदेशात्मक धरातल पर खत्म होती है। तो क्या है, जैसे ये सब कहानी के तत्व हो गए। तो इन सभी दृष्टियों से अगर देखा जाए, इन सभी दृष्टियों से देखा जाए तो इस युग की जो भी कहानियां हैं वो आदर्शात्मकता और उपदेशात्मकता, अर्थात आदर्श होगा इन कहानियों में और उपदेश होगा एक प्रकार से, तो उसी धरातल पर खत्म होती है। रानी केतकी की कहानी सैकड़ों वर्षों से चली आ रही किस्सा गोई की मौखिक परंपरा से छूट नहीं पाई है, क्योंकि बहुत सालों से हमारे यहाँ यह परंपरा रही है कि कथा के रूप में, कहानी किस्सा के रूप में कथाएं लिखी जा रही थी। तो जो पहली कहानी लिखी गई थी तो वह किस्सा गोई की मौखिक परंपरा से छूट नहीं पाई थी। भाषा प्रौढ़ और परिमार्जित नहीं है, क्योंकि वो कहानी का वह उद्भव काल ही रहा था, तो उद्भव काल में भाषा इतनी परिमार्जित नहीं हो पाई थी। घटना प्रधान होने के कारण ज्यादातर कहानियां आकस्मिकता और तत्जनित कौतूहल का निर्माण करने में ज्यादा दिलचस्पी लेती हैं। जो घटना प्रधान कहानियां होती हैं, ठीक है, उसमें एकदम से होता है कि जैसे ये घटना हुई फिर ये घटना हुई, ठीक है, तो एक कौतूहल सा बना रहता है। तो उसी प्रकार की कहानियां ज्यादा लिखी गई। इन कहानियों में पात्रों का कोई स्वतंत्र महत्व न होता है, वरन घटनाएं चरित्रों को परिस्थितिवश नियंत्रित और विस्तारित करती चलती हैं। लक्षण कल्पनाएं काल्पनिक घटनाओं के निर्माण में इस दौर की कहानीकारों का मन विशेष रूप से रमता है। उदाहरण राजा भोज का सपना और अद्भुत अपूर्व स्वप्न। तो ये आपका हो जाएगा मिशन पूर्वयोग। तो अब हम लोग अगली वीडियो में प्रेमचंद प्रसाद युग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न को कवर करेंगे। तो मैंने विस्तार से इसको समझाने का प्रयास किया है। हालांकि जो आपके पेपर में आएगा 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप लोग सामान्यतः 6 से 8 पेज के भी मध्य लिख सकते हैं उत्तर को। तो इसमें से छाट छाट के आप लोग मुख्य मुख्य बिंदु प्रश्न पत्र में लिखेंगे। धन्यवाद।